नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ ओसीडी क्वेश्चंस एंड आंसर्स को आगे बढ़ाते हुए आपसे इस वीडियो में 4 प्रश्नों के उत्तर डिस्कस करूँगा। तो आइए अब इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, शुरुआती तौर पर दिखाई देने वाले ओसीडी के लक्षण किस तरह के होते हैं? शुरुआत में ओसीडी किस तरह दिखाई देता है? ओसीडी के सबसे पहले जो साइंस हैं वो या तो इंटरनली ऑब्सेशंस के तौर पे हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नली कंपल्जन्स के तौर पे भी दिखाई दे सकते हैं। एक पर्सन जिसको कि ओसीडी डेवलप हो रहा है वो ऐसा देख सकता है कि उसके लिए कुछ थॉट्स को मन से हटा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वो अपने मन में कुछ विचारों को बहुत आसानी से हटा नहीं पाता। या आसपास के लोग ऐसा देख सकते हैं, खास करके जैसे पेरेंट्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, वो ऐसा पाएंगे कि ये कुछ रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा है या कर रही है। ये रिचुअल्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसा भी ओसीडी एक पर्सन डेवलप करने वाला है। जिस भी तरह का ओसीडी कोई व्यक्ति डेवलप करता है उसी टाइप के उसके अर्ली मैनिफेस्टेशंस दिखाई देते हैं। कुछ अन्य मानसिक बीमारियों के मुकाबले ओसीडी में ये चीज़ साफ देखने में आती है कि ओसीडी के शुरुआती और लेटर स्टेजेस पर भी एक ही तरह के मैनिफेस्टेशन दिखाई देते हैं जिस भी तरह का ओसीडी एक पर्सन डेवलप करने वाला हो। हालांकि उन केसेस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब एक पर्सन एक ही टाइम पर कई सारी अलग अलग थीम्स के ओसीडी दिखा रहा हो। तो ऐसे में हो सकता है कि किसी एक थीम का ओसीडी पहले मैनिफेस्ट हो रहा हो और धीरे धीरे समय के साथ पनपते हुए एक नए तरह का थीम एक पर्सन डेवलप कर ले और फिर उसका ओसीडी एक अलग रूप लेता हुआ दिखाई दे। पर मेजॉरिटी केसेस में, ज़्यादातर केसेस में शुरुआत से ही वही सारे ओसीडी के थॉट्स नोटिस में आते हैं, कंपल्जन्स नोटिस में आते हैं जिस तरह का ओसीडी एक पर्सन डेवलप करेगा। जैसे कि अगर वो स्क्रूपुलोसिटी का ओसीडी है, मतलब रिलीजियस ओसीडी है, तो अक्सर ऑब्सेशंस के तौर पे ओसीडी मैनिफेस्ट करेगा। जैसे कि मन में ऐसे विचार आएंगे कि भगवान को नाराज़ कर दिया, या कुछ ऐसा करना ज़रूरी है जिससे कि भगवान ज़्यादा खुश हो जाए, तो कुछ रिपीटेटिव वे में प्रेयर करना ज़रूरी महसूस होगा, कंपल्सिव प्रेइंग होनी शुरू हो जाएगी। या जब लगेगा कि दूसरे लोग या वो पर्सन खुद किसी खतरे में है, डेंजर में है, तो कई तरह के बिहेवियरल कंपल्जन्स देखने में आएंगे, जैसे कि चेकिंग करना, लाइट स्विच को बंद करना, बार बार उन्हें देखना और दूसरों को भी नोटिस करना कि दूसरों ने स्विचेस बंद किए हैं या नहीं। कोई एक पर्टिकुलर टाइप का ओसीडी बिहेवियर दिखाई नहीं देता जिस भी व्यक्ति में ओसीडी डेवलप होने वाला हो। कई सारे अलग अलग मैनिफेस्टेशंस दिखाई देते हैं जो कि उस थीम से रिलेटेड हो सकते हैं। तो जैसा कि एक फुल ब्लोन ओसीडी में होता है, बहुत वैरायटी ऑफ बिहेवियर्स देखने में आते हैं, उसी तरह से अर्ली मैनिफेस्टेशंस में भी कई सारे वैरायटी बिहेवियर्स देखने में आ सकते हैं। या कुछ एक दो थॉट से शुरू होकर कई सारी वैरायटी ऑफ थॉट्स ऑब्सेसिव नेचर की हो सकती हैं। सिर्फ एक चीज़ है जो कि सभी पेशेंट्स में करीब करीब कॉमन होती है, वो ये कि ये जो ओसीडी के जो थॉट्स और बिहेवियर्स होते हैं ये शुरुआत में तो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही थोड़े से देखने में आते हैं। पर जैसे जैसे ओसीडी डेवलप होता जाता है वैसे वैसे इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और ज़्यादा टाइम तक एक पर्सन जो है वो ओसीडी में धीरे धीरे समय खराब करने लगता है। और ऐसे में ही लगता है कि अब ओसीडी जो है वो बढ़ रहा है या वो अब फुल ब्लोन ओसीडी के तौर पे डेवलप हुआ है। ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं सिम्टम्स और जो डिसऑर्डर है वो ज़्यादा सीरियस हो जाता है। पर मोटे तौर पे अगर कहें, ओसीडी के फुल ब्लोन नेचर में और शुरुआती स्टेजेस में केवल इतना ही फर्क होता है कि कम सिम्टम्स देखने में आते हैं और कम टाइम उन ओसीडी सिम्टम्स के साथ एक पर्सन स्पेंड करता है। दूसरा प्रश्न, एक आदत और एक ओसीडी रिचुअल में क्या फ़र्क है? एक हैबिट में और रिचुअल में क्या फ़र्क होता है? एक हैबिट का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा करते हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं रहे हैं और अपने आप वो किए जाते हैं। इसमें एंजाइटी नहीं होती है और ये किसी ऑब्सेसिव थॉट के रिस्पॉन्स में भी नहीं होती है। जबकि एक रिचुअल जो होता है वो किसी ऑब्सेशन को न्यूट्रलाइज करने की नीयत से किया जाता है और उसको करने के बाद काफ़ी एंजाइटी में रिलीफ भी मिलता है।
जो पर्सन रिचुअल परफॉर्म करता है वो अक्सर वो करना नहीं चाहता, पर उसके अंदर एक कंपल्जन, एक तीव्र इच्छा महसूस होती है उसे करने की, ताकि रिलीफ मिल सके उस ऑब्सेसिव थॉट, इमेज या इम्पल्स से जो कि एक पर्सन को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और तनाव दे रही है। मतलब रिचुअल जो है वो कोई बड़ा सुकून से किए जाने वाली एक्टिविटी नहीं होती, वो कोई ऐसी एक्शन या बिहेवियर नहीं होता जिसको करने में एक पर्सन को मज़ा आए या वो बस अपने आप हो जाए। वो एक कंपल्जन की तरह करना पड़ता है, मतलब उसके लिए एक व्यक्ति बड़ा मजबूर हो जाता है करने को। जैसा कि एक उदाहरण लीजिए, कोई व्यक्ति अपना सामान ऑर्गेनाइज करके रखना चाहता है, तो वो जब भी अपने ऑफिस से या कहीं बाहर से घर आता है तो वो एक तय जगह पर अपना कोई सामान रख देता है, जैसे कि जूते चप्पल एक जगह रखेगा, अपनी चाबियाँ या अपना कोई भी वॉलेट जो होगा, पैसे होंगे, वो किसी एक जगह पर रखेगा। तो हर चीज़ की एक तय जगह होती है जो कि हैबिट के तौर पे एक पर्सन रेगुलरली परफॉर्म करता है। तो ये होती है उस पर्सन की हैबिट जो कि ऑर्गेनाइज करने की उसके अंदर एक नीड होती है। पर यही जब कंपल्जन का रूप लेगा तो एक व्यक्ति अपने ड्रॉर में कोई अगर पेन किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रखना है तो उसके लिए वो बार बार उसको चेक भी कर सकता है देखने के लिए कि वो सही जगह पर रखा गया है कि नहीं। अगर चश्मा अपने टेबल पे किसी एक जगह रखना है तो वो ध्यान रखेगा कि उसकी जो प्लेसमेंट है वो इस तरह से है ताकि वो गिरे भी ना, और वो टेबल के बिल्कुल सेंटर में, या अगर वहाँ पर कोई चीज़ पड़ी है, कोई बॉक्स पड़ा है, तो उसके बिल्कुल सेंटर में रखा जाना चाहिए। ये एक तरह का रिचुअल है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा तो उसे बहुत बेचैनी होगी। जबकि उसी के उल्टे अगर कोई व्यक्ति आदतन अपना सामान एक जगह पर रखता है तो किसी दिन अगर उसने नहीं भी रखा तो उसे बहुत बेचैनी या परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से हम हैबिट और रिचुअल को अलग करके देखते हैं। तो परफेक्शन की नीड, ऑर्गेनाइज करने की नीड जब बहुत ज़्यादा हो और ना करने की वजह से एंजाइटी उठे बहुत ज़्यादा, तो ही वो रिचुअल और कंपल्जन का सिम्टम समझा जाता है। तो जहां कोई एक व्यक्ति जिसकी सिर्फ हैबिट है ऑर्गेनाइज करने की, वो अगर किसी वजह से ऑर्गेनाइज करके चीज नहीं रख पाया तो बार बार आके उसे चेक नहीं करेगा कि वो सही से रखी गई या नहीं रखी गई। पर ओसीडी से पीड़ित पर्सन बार बार चेक करता है, बिल्कुल परफेक्टली एक सेट मैनर में रखने की उसके अंदर नीड होती है। और अगर वो जरा सा भी उसके परफेक्शन के परसेप्शन के हिसाब से अगर नहीं रखी गई तो वो बार बार उसे चेक करता है, क्योंकि उसे एंजाइटी होती है। तीसरा प्रश्न, किस तरह के टेस्ट यूज किए जाते हैं जिसकी मदद से ओसीडी को डायग्नोस किया जा सके? ओसीडी को डायग्नोस करने के लिए काफी सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट डेवलप हुए हैं। कोई भी ऐसा फिजिकल टेस्ट नहीं है जो कि ओसीडी को डायग्नोस कर दे। साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट की ही मदद से ओसीडी को डायग्नोस करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला जो टेस्ट है उसे कहा जाता है येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल, जिसे शॉर्ट में वाई बॉक्स भी कह दिया जाता है। वाई बॉक्स के अंदर 10 सवाल होते हैं जो कि एक क्लिनिशियन, मतलब कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एडमिनिस्टर करता है, कंडक्ट करता है, जो कि इंटरव्यू फॉर्मेट में होता है। सवाल पूछे जाते हैं और उसके जवाब जो है वो पेशेंट देता है। ये क्वेश्चन आंसर्स इन्वेंटरी फॉर्म में या क्वेश्चनियर फॉर्म में नहीं होते, जिसे कि पेशेंट को दिया जाए और वो खुद सवालों को पढ़ के उनका येस नो में जवाब दे, या उसका कोई उत्तर लिखे, या वो कोई ऑप्शंस में से कोई सही आंसर सेलेक्ट करे। इस तरह से नहीं होता। ये इंटरव्यू फॉर्मेट में होता है, मतलब सवाल पूछे जाएंगे और उसका पेशेंट जवाब देगा। इन सभी आंसर्स को 5 पॉइंट के एक स्केल पर रेट किया जाता है, जो 0 से 4 तक जाता है। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, ये टोटल 5 पॉइंट्स हुए। तो इस तरह से पूरे स्केल के ऊपर, टेस्ट के ऊपर एक पर्सन का जो स्कोर है वो 0 से 40 तक जा सकता है। मतलब 10 सवाल हैं, हर एक का मैक्सिमम स्कोर 4 जा सकता है, तो 40 टोटल स्कोर हो सकता है। और मिनिमम स्कोर, क्योंकि हर सवाल के ऊपर 0 हो सकता है, तो मिनिमम स्कोर पूरे टेस्ट का 0 भी हो सकता है। ये जो 10 सवाल होते हैं, इनमें 5 सवाल ऑब्सेशंस को लेकर होते हैं और 5 सवाल कंपल्जन्स को लेकर होते हैं। तो ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स का जो टोटल स्कोर है वो 20-20 हो सकता है, और दोनों को मिला के एक टोटल स्कोर निकाला जाता है, जिसमें से हो सकता है कि ऑब्सेशंस का स्कोर ज़्यादा हो और कंपल्जन्स का भी ज़्यादा हो, या हो सकता है कि केवल ऑब्सेशंस का स्कोर ज़्यादा हो पर कंपल्जन्स का स्कोर ज़्यादा ना हो, या इसके उलट कंपल्जन्स का स्कोर ज़्यादा होकर
ऑब्सेशंस का स्कोर कम हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि एक पर्सन को किस तरह का ओसीडी है। अगर प्रिडोमिनेंटली ऑब्सेशनल ओसीडी होगा तो ऑब्सेशन का स्कोर ज़्यादा होगा। कह सकते हैं कि मान लीजिए 16 या 17 का स्कोर आता है 20 में से, जबकि हो सकता है कंपल्जन का स्कोर सिर्फ 4 या 6 ही आए। पर जिस पर्सन को ऑब्सेशन भी बहुत होंगी, कंपल्जन भी बहुत होंगी, उसका टोटल स्कोर 35-38 तक जा सकता है, जिसमें उसके ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स पर जो इंडिविजुअल स्कोर्स हैं वो 17, 18, 19 तक जा सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह से स्कोर किया जाता है। जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना सीवियर ओसीडी होगा। जब ओसीडी पर साइकोलॉजिकल रिसर्च की जाती है तो उसमें इस स्केल को जब यूज़ किया जाता है तो स्केल के आधार पर जिन लोगों का 16 या उससे ज़्यादा का अंक है उनको ओसीडी का पेशेंट कंसिडर किया जाता है। ये एक तरीके का कट ऑफ स्कोर होता है और इसे मॉडरेट लेवल ऑफ ओसीडी ही कहा जाता है। ये जो 16 का स्कोर है ये टोटल स्कोर में से बात की जा रही है। मतलब 0 से 40 में अगर 16 का एटलीस्ट स्कोर मिला है या उससे ज़्यादा का स्कोर मिला है तो ये मॉडरेट लेवल ऑफ ओसीडी माना जाएगा और इसे एक डायग्नोसिस के तौर पे यूज़ करेंगे रिसर्चर्स जब वो रिसर्च में ओसीडी के पेशेंट्स को रिक्रूट करते हैं। क्योंकि अगर हम इस स्केल के हिसाब से देखें तो 4-6 का स्कोर अगर किसी का आता है तो ये माना जाएगा कि ये नॉर्मल से ऑब्सेशंस या कंपल्जन्स हैं। 7-8 का स्कोर भी बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होगा। पर जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाएगा वैसे एक पर्सन का ओसीडी माइल्ड से मॉडरेट से सीवियर कैटेगरी में चला जाएगा। वाइबॉक्स की एक चेकलिस्ट भी होती है जिसमें 102 आइटम्स होते हैं, जिसकी मदद से अलग अलग सब टाइप जो होते हैं ओसीडी के वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। जैसे कि कॉन्टैमिनेशन ओसीडी, सेफ्टी और हार्म ओसीडी, रिलीजियस ओसीडी, सिमेट्री ओसीडी, होर्डिंग वाला ओसीडी, क्लीनिंग वॉशिंग ओसीडी, चेकिंग ओसीडी, अरेंजिंग ओसीडी, काउंटिंग ओसीडी, कन्फेसिंग ओसीडी, इस तरह के कई सारे सब टाइप्स जो होते हैं, थीम्स होते हैं ओसीडी के, वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं 102 आइटम की चेकलिस्ट की मदद से। इसी के अलावा कुछ दूसरे टेस्ट होते हैं जैसे मॉड्सले ऑब्सेशनल कंपल्सिव इन्वेंटरी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव इन्वेंटरी, पडुआ इन्वेंटरी, इस तरह के कुछ टेस्ट यूज किए जाते हैं। इस वीडियो का चौथा और आखिरी सवाल, ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं ओसीडी को डायग्नोस करने के, क्या ये एक्यूरेट होते हैं? क्योंकि अक्सर जिन लोगों ने ओसीडी का ट्रीटमेंट लिया है या उनका डायग्नोसिस किया गया है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि उनके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने कोई ना कोई ऐसा टेस्ट यूज ज़रूर किया होगा। तो क्या ये एक्यूरेट होते हैं जिस पर कि रिलाई किया जा सके और जिसके आधार पर पेशेंट को डायग्नोस किया जा सके? एक साइकोलॉजिकल टेस्ट की एक्यूरेसी को जानने के लिए कई सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। कई सारे अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है इन साइकोलॉजिकल टेस्ट्स की एक्यूरेसी। पहला तो ये देखा जाता है कि क्या ये जो आइटम्स हैं ये वही चीज़ मेजर कर रहे हैं जिसके लिए इनको बनाया गया है। यहां मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ये सवाल का उत्तर समझना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है और इसका आंसर भी थोड़ा सा टेक्निकल ही है। तो ये देखना कि जो आइटम बनाया गया है, जो सवाल बनाया गया है, क्या ये वही चीज़ मेजर कर रहा है जो कि हम मेजर करना चाहते हैं, ये देखना ज़रूरी होता है टेस्ट की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। ये साइकोलॉजिस्ट लोग जब टेस्ट बनाते हैं तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं टेस्ट बनाते हुए। जैसे कि आप किसी ओसीडी पर्सन के डायग्नोसिस के लिए आप इस तरह का कोई सवाल नहीं डालेंगे कि अच्छा आपको कौन सा रेडियो प्रोग्राम सुनना पसंद है, किस टाइप का आप रेडियो शो सुनते हो, या कौन सा रेडियो चैनल पसंद है, यूट्यूब का कौन सा चैनल आपको पसंद है, या आप किस तरह के टीवी शोज़ या स्पोर्ट्स के शोज़ देखना पसंद करते हो, या एंटरटेनमेंट के शोज़ देखना पसंद करते हो। इस तरह के सवाल तो नहीं रखे जाएंगे। ये तो बड़े क्लियर सी बात है कि हाँ, इस तरह के सवाल क्यों रखने। पर जब साइकोलॉजिस्ट ओसीडी के स्पेसिफिक बिहेवियर को मेजर करने चलते हैं तो बड़ा ध्यान देते हैं कि छोटी छोटी बारीक चीज़ को भी वो नोटिस करें, ताकि हम एक्यूरेट से एक्यूरेट चीज़ को ही मेजर करें। ऐसा ना हो कि एक पर्सन की रोज़मर्रा की हैबिट्स को हम ओसीडी का पार्ट मान लें, या हम उसके रिचुअल्स को ही बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके मेजर करने लगें। हमें बड़ा ध्यान रखना होता है कि हम बिल्कुल सही चीज़ को एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं।
तो हो सकता है कि एक पर्सन जिसको कि क्लीनिंग वॉशिंग ओसीडी है और वो रिलीजियस हैबिट्स भी रखता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उस पर्सन को रिलीजियस ओसीडी भी होगा। हो सकता है कि वो किसी वजह से ज़्यादा रिलीजियस हो रहा हो क्योंकि वो अपना ओसीडी दूर करना चाहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन जो है वो रिलीजियस ओसीडी भी डेवलप कर चुका है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने क्लीनिंग वॉशिंग ओसीडी को दूर करने के लिए थोड़ा रिलीजियस हो रहा है। तो ऐसे में बड़ा बारीकी से समझना ज़रूरी होता है कि किस टाइप के ओसीडी को हम कितना एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हैं। ये सारे सवालों को बिल्कुल सटीकता से बनाना और फिर उनके सटीक आंसर को मेजर कर पाना, ये हर साइकोलॉजिकल टेस्ट को बनाते वक्त एक साइकोलॉजिस्ट के लिए चैलेंज होता है। इसी के साथ दूसरी चीज देखी जाती है कि एक टेस्ट के अंदर अलग अलग आइटम्स कितना एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। मतलब वो सारे के सारे कंपल्जन्स को मेजर कर रहे हैं या पता चले वो एक आइटम तो कंपल्जन मेजर कर रहा है तो एक आइटम कुछ और मेजर करने लगा। मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम बस हैबिट्स को मेजर करने के लिए एक टेस्ट बना रहे हैं और उसके बेसिस पे हम कहेंगे कि एक व्यक्ति का ओसीडी का टेस्ट बन रहा है। नहीं, हमें बारीकी से देखना पड़ेगा कि वो बीमारी के लक्षण को ही मेजर कर पा रहा है, ना कि वो कुछ और मेजर कर रहा है। तो सारे के सारे जो सवाल होने चाहिए वो उस एक पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ही होने चाहिए कि वो ओसीडी को ही डायग्नोसिस किया जा रहा है और साथ ही ओसीडी के जो कंपल्जन्स है उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को मेजर किया जा रहा है। तो जैसे एक जगह आ जाएगा सवाल कि क्या आपको ये कंपल्जन होता है, फिर आएगा कि क्या ये कंपल्जन में आपको डिस्ट्रेस होता है, क्या ये जो आपका जो डिस्ट्रेस है क्या इसको दूर भगाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो सवाल हैं ये ओसीडी के बीमारी के ही डायग्नोसिस में यूजफुल है, जबकि किसी और व्यक्ति के लिए ये सवाल उतने एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो एक सवाल से दूसरा, दूसरे से तीसरा आपस में सब रिलेटेड होने चाहिए ताकि हम सटीक तौर पर ओसीडी को ही डायग्नोस करें, ना कि हम कुछ और डायग्नोसिस कर लें या हम पर्सन की पर्सनैलिटी या उसकी कुछ आदतों को ही डायग्नोस करके बैठ जाएं। इसी तरह से डॉक्टर्स भी आपसे सवाल पूछते हैं जब वो आपको इंटरव्यू करते हैं, जब आप पहली बार या दूसरी बार डॉक्टर से मिलने जाते हैं। वो भी जब एक तरह के कई सवाल आपके सामने रखते हैं तो इसी तरह से वो डायग्नोसिस को बेटर तरह से बनाने के लिए ही ये सब सवाल आपसे पूछते हैं। हालांकि वो कोई टेस्ट का यूज नहीं करते, पर आमतौर पर कोई भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जब सवाल पूछता है तो कहीं ना कहीं वो बीमारी के इर्द गिर्द होने वाले बिहेवियर्स को ही जज करने के लिए सवाल पूछता है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि टेस्ट में देखा जाता है, साइकोलॉजिस्ट बड़ा ध्यान रखते हैं, वो ये कि क्या ये टेस्ट डिस्टिंग्विश कर पा रहा है दो अलग टाइप के लोगों को। कौन से दो टाइप के लोग? एक वो जिन्हें ओसीडी है और एक वो जिनको ओसीडी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ आदतों के बारे में सवाल पूछ रहे हैं और पता चल रहा है कि हर व्यक्ति को ओसीडी का डायग्नोसिस मिल रहा है। जैसे कोविड के टाइम पर या बीमारियों के टाइम पर ज्यादातर लोगों की क्लीनिंग वॉशिंग की हैबिट हो जाती है। लोग बड़ा ध्यान रखते हैं कि हाथ पैर धुले होने चाहिए, ठीक से सैनिटाइजेशन की जानी चाहिए, मास्क पहना होना चाहिए। अब इतने सारे लोग जब सैनिटाइज कर रहे हैं, क्लीनिंग वॉशिंग को लेकर कंसर्न हो रहे हैं, तो इस हिसाब से तो कहना चाहिए जो भी लोग ज्यादा कर रहे हैं वो सारे ओसीडी पेशेंट हैं। नहीं, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट जब किया जाएगा तो वो स्पेसिफिकली एक ओसीडी के ही लक्षणों को डायग्नोस करने के लिए बनाया जाएगा, ना कि वो किसी भी पर्सन को जो कि क्लीनिंग वॉशिंग में इंटरेस्टेड है उसको डायग्नोस कर दे। तो सवालों का नेचर ही कुछ इस तरह का होता है इन साइकोलॉजिकल टेस्ट में कि वो सिर्फ ओसीडी पेशेंट को ही डायग्नोस कर पाते हैं, ना कि वो किसी भी पर्सन को जबरदस्ती डायग्नोस करें या जिस पर्सन को डिसऑर्डर है उसे भी मिस कर दें। ऐसे तो नहीं चाहेगा कोई भी टेस्ट बनाने वाला डॉक्टर। इसीलिए ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जो आपको लगेगा ये तो बस कुछ सवाल ही हैं सिंपल से, इसमें क्या है, ये क्या टेस्ट के इतने सारा पैसा लेता है डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट, नहीं। एक एक टेस्ट को बनाने में सैकड़ों रिसर्च लग जाते हैं। कई बार इस एक एक टेस्ट की कंडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है एक साइकोलॉजिस्ट को। मतलब कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की यहाँ बात हो रही है, वही इसे कंडक्ट कर सकता है जिसे इस बीमारी की पूरी समझ है, पहचान है और जो बीमारी के बारीक से बारीक लक्षणों को समझना पहचानना जानता है। ऐसे ही कोई भी चार सवालों से किसी भी पर्सन का ओसीडी डायग्नोस नहीं किया जा सकता। इसलिए जब आपने कभी साइकोलॉजिकल टेस्ट दिए होंगे और आपको लगा होगा इसमें तो बहुत खर्चा आया है, बहुत पैसा लगा है टेस्ट कंडक्ट करने में, इतना सब चार सवाल के लिए क्या इतना सारा पैसा बर्बाद करवा दिया डॉक्टर ने। नहीं,
डॉक्टर के ये जो सारे टेस्ट हैं इनको बनाने में भी मेहनत लगती है। बहुत सैकड़ों ओसीडी के पेशेंट्स को ऑब्जर्व करके, देख के, उन पर रिसर्च करके ये टेस्ट बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत बारीकी से इन टेस्ट की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को इस्टेब्लिश किया जाता है। ये जो सारे एस्पेक्ट मैंने आपको बताए ये एक टेस्ट की वैलिडिटी को इस्टेब्लिश करते हैं कि क्या ये टेस्ट वैलिड है या बस ऐसी बेतुके से सवाल हैं। नहीं, सारे सवालों को चुन चुन कर इन टेस्ट्स के अंदर रखा जाता है। तो इस तरह से ये जो टेस्ट हैं ये डॉक्टर्स कंडक्ट करते हैं और इनको यूज किया जाता है। तो भले ही दो अलग अलग लोगों को डिस्टिंग्विश करना हो कि एक में ओसीडी है या नहीं है, या ये देखना हो कि सारे सवाल जो है वो ओसीडी की बीमारी को ही डायग्नोस कर रहे हैं या वो कुछ भी डायग्नोस कर रहे हैं, मतलब वो बीमारी के अलावा बाकी के बिहेवियर्स मेजर कर रहे हैं, या वो जो टेस्ट है वो एक्यूरेटली ओसीडी का ही बिहेवियर मेजर कर रहा है या एक पर्सन की डे टू डे रूटीन में से कुछ निकाल के मेजर कर रहे हैं। इस तरह के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखने होते हैं ये सारे इस टेस्ट का मकसद होता है और इसी को ध्यान में रखकर टेस्ट बनाए जाते हैं। इसी तरह कुछ टेस्ट जो होते हैं वो एक पर्सन के ओसीडी की सीवियरिटी को भी मेजर कर सकते हैं, उस ओसीडी के बिहेवियर्स की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अभी बताया कि 16 का जो कट ऑफ होगा वो बताएगा कि एक पर्सन को मॉडरेट लेवल ऑफ ओसीडी है। तो मतलब कि जितने ज्यादा एक पर्सन बिहेवियर परफॉर्म करेगा ओसीडी के, जितने ज्यादा कंपल्जन्स ऑब्सेशंस होंगे, उतना ज्यादा उसका डिस्ट्रेस होगा और उतना ही सीवियर उसका ओसीडी होगा। तो इस तरह से एक टेस्ट की मदद से डायग्नोस किया जा सकता है और काफी अलग अलग पैरामीटर्स पर काफी सारे फैक्टर्स को देखकर इन टेस्ट की वैलिडिटी और इनकी एक्यूरेसी को डिसाइड किया जा सकता है और इसी तरह से ये सारे टेस्ट बनाए जाते हैं। इस वीडियो में लिए गए चारों सवाल और उनके उत्तर आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें। इस सीरीज़ के साथ आगे भी बने रहें ओसीडी के बारे में और ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।